हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार आज क्लास 10वीं का रसायन शास्त्र आपका अध्याय नंबर है एक, जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक परिवर्तन जान लेते हैं और रासायनिक परिवर्तन जान लेते हैं। काहे कि 9th में सब पढ़ा होगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो कुछ बात इसमें भी थोड़ा जान लेते हैं। तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संघटन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का कोई संघटन नहीं होता उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर इस तरह से याद नहीं होता है तो वैसा पदार्थ जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन जैसे हम समझते हैं कि मोम का जलना, मोम का पिघलना, तो उसे हम क्या कर सकते हैं जैसे हम समझते हैं फिर से कि भौतिक परिवर्तन में अवस्थाएं कितना होते हैं? 3 होते हैं। भौतिक परिवर्तन में अवस्थाएं कितना होते हैं? 3 होते हैं। अवस्था एक होता है ठोस, द्रव, गैस, और गुण होता है रंग, उसके बाद होता है गंध। कि भौतिक परिवर्तन में कि हम कोई ठोस पदार्थ लेते हैं, बर्फ, बर्फ को हम पिघलाएंगे तो बर्फ को गर्म करेंगे, पानी, पानी को गर्म करेंगे, क्या बनेगा? भाप, भाप। तो यहां पर समझना है कि बर्फ मेरा क्या हो गया? ठोस, और पानी मेरा हो गया द्रव, द्रव। द्रव और भाप मेरा हो गया गैस। तो अवस्थाएं 3 होती है। अगर हम बर्फ को गर्म करते हैं तो मेरा पानी बनता है, पानी को हम गर्म करते हैं तो भाप बनता है। अब फिर हम क्या करते हैं? भाप को हम क्या करेंगे? भाप को हम अगर ठंडा करेंगे तो पानी बनेगा, पानी को अगर हम ठंडा करेंगे तो मेरा क्या बनेगा? बर्फ बनेगा। तो मतलब इसमें से बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, और इस तरह से हम बनाए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, इसलिए ये कौन अवस्था हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। आज समझ लेते हैं जैसे कि मेरे पास 2 कागज, एक कागज है, एक कागज है ये, और इसको हम 2 टुकड़े कर देते हैं। 2 टुकड़े कर दिए तो ये कागज है। फिर इसको हम क्या कर सकते हैं? कागज ही रहेगा, शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें भी क्या होगा? नया पदार्थ नहीं बनेगा, इसलिए ये क्या हो जाता है? भौतिक परिवर्तन हो जाता है। तो भौतिक परिवर्तन हम समझ गए हैं। अब हम रासायनिक परिवर्तन में चलते हैं। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन में परिवर्तन होता है, पदार्थ के संगठन में परिवर्तन होता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम लेते हैं कार्बन और प्लस ऑक्सीजन लेते हैं, दोनों मिला क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एक क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये नया परिवर्तन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड नया परिवर्तन हुआ। जैसे हाइड्रोजन प्लस O2, दोनों मिला के
H2O बनाया, सॉरी हाँ H2O। तो इस तरह से नया पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे दूध से दही बनना, ये भी मेरा क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो इस तरह से हम जान लें। अब हम अपना टॉपिक पर चलते हैं। जो मेरा सिलेबस है रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो वह प्रक्रिया जिसमें कई पदार्थ, वह प्रक्रिया जिसमें कई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें कई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम रासायनिक परिवर्तन समझे, उस तरह से ही रासायनिक अभिक्रिया होता है। हम पढ़ेंगे, एक एक चीज समझाएंगे। जैसे हम समझते दूध से दही बनना, ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ और रासायनिक परिवर्तन भी हुआ। दूध से दही बनना, भोजन का पकना और मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होना, ये सब मेरा क्या था, रासायनिक अभिक्रिया में आता है। तो अब हम रासायनिक अभिक्रिया जान लिए हैं, तो अब अगला हम चलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण में ये जो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख लक्षण होते हैं। तो प्रमुख लक्षण कौन कौन से होते हैं वो अभी हम जानते हैं। तो पहला गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन। तो हम कैसे समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन होता है। हम एक परख नली लेते हैं, क्या लेते हैं, एक परख नली लेते हैं, और परख नली में कुछ दस्ता मतलब छोटा छोटा टुकड़ा करके इसमें डाल देते हैं इस परख नली में, और उसमें से क्या करते हैं, तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। क्या डालते हैं, तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल, और उससे मेरा गैस क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि मेरा गैस का उत्सर्जन होता है, किसमें, रासायनिक अभिक्रिया में भी। जैसे फिर एक और देखते हैं, एक परख नली में थोड़ा सोडियम कार्बोनेट लेकर उसमें तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। तो इस तरह से हम जान लिए कि इसमें तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल इस परख नली में डाले हुए हैं, और इसमें से थोड़ा दानेदार जस्ता डाल देते हैं, छोटा छोटा जस्ता डालते हैं, और उस डालने से जो अभिक्रिया होगा, और अभिक्रिया के क्रम में हाइड्रोजन गैस मेरा क्या होगा, परख नली से निकलेगा, मतलब उत्सर्जन होगा। इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया में भी क्या होता है, गैस का उत्सर्जन होता है। अब हम 2 नंबर देखते हैं। यहाँ लिखे जिंक तथा तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच रासायनिक में हाइड्रोजन गैस निकलती है। उदाहरण आप ये दे सकते हैं, नहीं तो आपसे पूछा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण कौन कौन से हैं, तो सीधा जवाब देना, गैस का उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन, अवक्षेपण का बनना, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। सबको उदाहरण हम बगल में दिए हैं, तो हम सबको उदाहरण भी समझते हैं। तापमान में परिवर्तन, तो इसमें उदाहरण है, चूने तथा पानी के बीच अभिक्रिया से बुझा हुआ चूना बनता है और काफी मात्रा में उष्मा मुक्त होती है। जैसे हम एक ले लेते हैं, एक मान लेते हैं मटका ले लेते हैं, या सब अपने अपने घर में भी प्रयोग किए होंगे, जब दीपावली के मौसम आता है तब ये, और इसमें से पानी डाले हैं, इसमें पानी, और पानी
डाले हुए हैं और ऊपर से हम क्या करते हैं, चूना डालते हैं पानी में। जब हम पानी में चूना डालते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत सारा उसमें से क्या निकलता है, ऊष्मा मुक्त होती है, आप सब देखा होगा। और जब हम इस जो मटका को हम बाहरी परत को हम छूते हैं तो मेरा क्या होता है, गर्म होता है, इसलिए ये भी क्या होता है, ताप में भी परिवर्तन होता है। अब क्षेपण का बनना लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया से लेड आयोडाइड के पीले अवक्षेप बनते हैं। मतलब यहाँ लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड से जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया कराने के क्रम में मेरा क्या बनेगा, लेड आयोडाइड, और लेड आयोडाइड बनेगा और उसमें से कौन सा रंग का रहेगा, पीले रंग का। यही मेरा जो पीले रंग बना वो अवक्षेप हुआ। अब अवस्था में परिवर्तन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तथा हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया से मेथनॉल बनना। एक ये उदाहरण हुआ, और हम थोड़ा सा उदाहरण बताते हैं ताकि अच्छा से अवस्था में परिवर्तन समझ सकते हैं। तो अवस्था में परिवर्तन है, जैसे हम मान लेते हैं कि मोम को जलने पर मोम का कुछ भाग द्रवित तो होकर नीचे गिरता है। आप सबने देखा होगा कि मोमबत्ती जैसे ये है और इसको हम जलाते हैं तो इससे क्या होता है, कुछ भाग क्या होता है, पिघल कर नीचे गिरता है, और कुछ भाग क्या होता है, वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, मतलब उड़ जाता है। तो इस तरह से अवस्था में भी परिवर्तन हुआ, क्योंकि मोमबत्ती का कुछ भाग द्रवित होकर क्या होता है, पिघल कर नीचे गिरता है, और कुछ भाग क्या होता है, उड़ जाता है। इसमें भी क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। अब है रंग में परिवर्तन, लोहे में जंग लगना। लोहे में जैसे लोहे है चमकदार है और उसमें से क्या हो जाता है, संक्षारण लग जाता है, तो इस तरह से क्या होता है, रंग में भी परिवर्तन होता है। पहले लोहा क्या था, लोहा अच्छा था, अब इसमें जंग लग गया तो वो रंग में परिवर्तन हो गया। अब इस तरह से आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले याद करना है तो रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण कौन कौन से हैं, तो गैस में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, अवक्षेपण का बनना, और उसके बाद अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 2-3 बार रिपीट करोगे तो याद जरूर हो जाएगा, और इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम रासायनिक समीकरण जानते हैं। तो रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण किया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। सिर्फ आपको याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आपसे पूछ दिया जाएगा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो सिंपल सा याद रखना कि सर बताए थे कि प्रतीकों और सूत्रों, तो याद रखा, हाँ, रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण किया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रतीकों मतलब और सूत्रों का मतलब क्या होता है। कि हम बात किए कि यहाँ रासायनिक समीकरण में, रासायनिक अभिक्रिया में प्रतीकों और किसके द्वारा, सूत्रों द्वारा, जैसे हम प्रतीकों और सूत्रों द्वारा किस तरह से निरूपण किया जाता है। जैसे हम समझते हैं, जैसे मेरा ये क्या हुआ, कार्बन हुआ, और ये मेरा क्या हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन को किस प्रतीक द्वारा सूचित करते हैं, कार्बन को C से सूचित करते हैं और ऑक्सीजन को O2 से सूचित करते हैं। और इससे मेरा नया
निरूपण होता है क्या, सूत्र CO2। तो यही सब मेरा क्या हुआ, प्रतीक हुआ। तो इस तरह से समझना है। तो उदाहरण मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड निर्माण होता है। मतलब कहता है मैग्नीशियम रिबन को कहाँ, ऑक्सीजन में, किसमें, ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, जलाने पर मेरा क्या होना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ रासायनिक समीकरण के बारे में हम करते हैं प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण करना। या मैग्नीशियम को किससे सूचित करते हैं, Mg, और ऑक्सीजन को O2, और इससे मेरा क्या बना, MgO बना। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह से हम रासायनिक समीकरण को क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, क्योंकि प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा कहता है। तो यही मेरा प्रतीक और सूत्र मिलकर बना है। अब दूसरा एग्जांपल, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन, क्या, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की उपस्थिति में, क्लोरीन की उपस्थिति में, और किसके स्थिति में, सूर्य के प्रकाश की स्थिति में, सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो यहाँ समीकरण में क्या कहता है, रासायनिक समीकरण प्रतीकों और सूत्रों द्वारा। तो यहाँ कहता है हाइड्रोजन और क्लोरीन, और हाइड्रोजन को हम किससे डिनोट करते हैं, संकेत क्या था, H से, H, और क्लोरीन का Cl, और किसके स्थिति में, सूर्य के प्रकाश की स्थिति में। तो हमको क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, और यहाँ 2 लगाना है। तो ये मेरा हो जाता है रासायनिक समीकरण का उदाहरण। 2 उदाहरण आप उतार सकते हैं, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम क्वेश्चन चलेंगे कुछ। अब हम अभिकारक के बारे में हम जानते हैं। अभिकारक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन होता है, और हम अभी जस्ट बताते हैं। तो सबसे पहले हम फिर से परिभाषा को रिपीट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद के बारे में फिर जानते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने के बाद एक नया पदार्थ बनता है, उसे हम उत्पाद कहते हैं। अब हम उदाहरण में समझते हैं। जैसे लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो बनता CO2। तो ये होता है रासायनिक अभिक्रिया। ये तो टोटल रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, तो कौन कौन भाग लिया, ये भाग लिया, कार्बन और ऑक्सीजन। जब कार्बन और ऑक्सीजन भाग लिया तो यही मेरा क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। अभिकारक, अभिकारक कहलाता है। और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एक नया पदार्थ जो बनाया, और नया पदार्थ क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही मेरा क्या होता है, उत्पाद। समझने के लिए देहाती में चलते हैं। जैसे हम कि चावल लेते हैं, क्या लेते हैं, चावल। ये उदाहरण तो लिख लेना था। चावल समझते हैं, ये नोट नहीं करना कॉपी पर। चावल और पानी,
को हम प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं और 100 डिग्री सेल्सियस पर चावल और पानी, जो मेरा दो हुआ चावल और पानी, तो चावल और पानी मेरा क्या बना, अभिकारक बना। और इस दोनों को 100 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या कर दिए, गर्म कर दिए हैं, तो मेरा बना एक भात। समझने के लिए भात, तो भात मेरा एक नया पदार्थ बना। क्या बना, पानी और चावल और पानी मिलकर अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना, भात बना। तो ये मेरा नया उत्पाद हुआ, कोई चीज नया उत्पाद हुआ, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद। स्टार्टिंग में जो रासायनिक अभिक्रिया में शुरू में जो भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो मेरा बन के तैयार हो जाता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल नहीं उतारना था। पहला एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर CO2, तो ये मेरा क्या होता है, अभिकारक। और ये मेरा किसका काम कर रहा है, उत्पाद। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इससे बनता है हाइड्रोक्लोरीन। तो ये दोनों मेरा क्या हुआ, अभी हाइड्रोजन और क्लोरीन मेरा क्या हुआ, अभिकारक। और ये मेरा जो नया बना क्या बना, हाइड्रोक्लोरीन, तो ये मेरा काम करता है उत्पाद का। आप समझ गए होंगे। अब हम रासायनिक समीकरण के बारे में हम जान लिए हैं। अब रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के, दो प्रकार के। आपसे पूछ दिया जाएगा रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको जवाब देना है दो प्रकार के। तो कौन कौन सा आता है, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो अब हम संतुलित के बारे में और असंतुलित के बारे में अगला वीडियो में जानेंगे। और ये आपको बहुत अच्छा लगता होगा तो मेरा वीडियो को शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।